मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। ज़कात ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब अक्सर सुनते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। लेकिन क्या ये सिर्फ किसी को पैसे देने या खैरात का नाम है, या इससे कहीं बढ़ के कुछ है? चलें, आज इसके पीछे जो पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम है उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आम खैरात, जिसे हम सदका कहते हैं, और ज़कात में आखिर फ़र्क क्या है? भाई, दोनों में दूसरों की मदद तो शामिल है, लेकिन ज़कात इससे कहीं बढ़कर एक मुनज़्ज़म और लाजमी अमल है। देखिए, ज़कात इस्लाम के 5 स्तूनों में से एक अहम स्तून है। ये कोई अपनी मर्जी की खैरात नहीं, बल्कि एक सालाना फ़र्ज़ है, और इसके 2 बड़े मकसद हैं। एक तरफ तो ये हमारी इजाफी दौलत को पाक करता है, और दूसरी तरफ यही दौलत मुआशरे में वापस गर्दिश में आती है ताकि सीधा ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। अच्छा, तो इस पूरे निज़ाम को समझने के लिए हम इन 5 निकात पर बात करेंगे। सबसे पहले ज़कात का असल मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि किन चीज़ों पर ज़कात देनी है। इसके बाद हिसाब किताब के उसूलों पर बात होगी, फिर ये जानेंगे कि ये रकम किसे मिलती है, और आखिर में सारी बातों का एक खुलासा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ज़कात का मफ़हूम यानी इसके बुनियादी उसूल, क्योंकि हिसाब किताब में जाने से पहले इसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे पहला और अहम कॉन्सेप्ट है निसाब का। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये दौलत की वो कम से कम हद है जिसके बाद ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन एक शर्त है, वो दौलत पूरे 1 कमरी साल तक आपके पास रहनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि ज़कात हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं, सिर्फ उन पर है जो माली तौर पर मुस्तहकम है। और जब कोई शख्स इस निसाब की हद को पार कर लेता है तो उसे कहते हैं साहिब निसाब, मतलब अब उस शख्स पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो गया है। तो निसाब वो हद है और साहिब निसाब वो शख्स है जिसने वो हद पार कर ली। चलें, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर किन चीज़ों पर ज़कात देनी होती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ नकद रकम पर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अलग अलग किस्म के असासों पर लागू होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। एक तो है दौलत, जैसे सोना, चांदी, करेंसी वगैरह। फिर आते हैं मवेशी, यानी भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट। इसके बाद ज़राअत से होने वाली पैदावार, फिर तिजारत का सामान, और तो और कान से निकलने वाले वसाइल पर भी ज़कात है। ओके, तो अब आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे टेक्निकल और अहम हिस्से पर, निसाब और हिसाब के असूल। यहां हम तफसीलात में देखेंगे कि ज़कात को आखिर कैलकुलेट किया कैसे जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दौलत पर ज़कात की, यानी सोना, चांदी और करेंसी। ये वो कैटेगरी है जो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है। अब यहाँ तफसीलात देखना बहुत ज़रूरी है। सोने के लिए निसाब की हदें 87.48 ग्राम्स, और चांदी के लिए यह है 612.36 ग्राम। अगर किसी के पास इससे ज़्यादा मालियत का सोना, चांदी या उसके बराबर नकद रकम पूरे 1 साल तक रहे तो रेट बहुत सादा है, कुल मालियत का 2.5% यानी 2.5%। बिल्कुल सीधा हिसाब है। अच्छा, दौलत और करेंसी के अलावा ज़कात मवेशियों पर भी है, लेकिन यहाँ हिसाब का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ हम मालियत नहीं बल्कि जानवरों की गिनती, उनकी तादाद देखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ज़कात अक्सर इन काइंड दी जाती है, यानी जानवर के बदले जानवर। जैसे अगर 40 से 120 तक भेड़ बकरियां हैं तो ज़कात में 1 बकरी देनी होगी। इसी तरह 30 गायों पर 1 साल का बछड़ा। इससे यह वाज़ेह होता है कि ज़कात का निज़ाम असासे की किस्म के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अगली चीज़ है ज़रई पैदावार पर ज़कात। यहाँ पर शरअ इस बात पे मुनसर है कि ज़मीन को पानी कैसे दिया गया, और ये उस निज़ाम की बारीकी को दिखाता है। या 2 अलग अलग शरहें हैं। अगर ज़मीन कुदरती तरीके से सीराब होती है, जैसे बारिश के पानी से, तो ज़कात कुल पैदावार का 10% है। इसे उश्र कहते हैं। लेकिन अगर किसान ने खुद मेहनत की, पैसा खर्च करके मसनूई तरीके से पानी लगाया, तो शरअ आधी हो जाती है, यानी 5%, जिसे निस्फ अश्र कहते हैं। इसके पीछे मंतिक बिल्कुल साफ है। ये निज़ाम किसान की इजाफी मेहनत और लागत को भी मद्देनज़र रखता है। अच्छा, एक बहुत आम सवाल है जो कर्ज के बारे में पूछा जाता है कि अगर किसी ने दूसरे को पैसा उधार दिया है तो क्या उस रकम पर भी ज़कात देनी होगी? इसका असूल काफ़ी सीधा है। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उम्मीद है कि वो पैसा वापस मिल जाएगा, तो हाँ, इस रकम पर ज़कात देनी होगी। और इसके दूसरी तरफ, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आप अपनी कुल दौलत में से इस कर्ज की रकम को माइनस करके फिर ज़कात का हिसाब करेंगे। तो अब तक हमने समझ लिया कि ज़कात क्या है और उसका हिसाब कैसे होता है।
अब आते हैं इस चक्कर के आखिरी और शायद सबसे अहम मरहले पर। ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? ज़कात की रकम ऐसे ही हर किसी को नहीं दी जा सकती। कुरान में इसके 8 खास ग्रोह बताए गए हैं जिनको ये मिलनी चाहिए। इनमें गरीब और मिस्कीन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ज़कात के निज़ाम को चलाने वाले नए मुसलमान और ग़ुलामों को आज़ाद कराना जैसे अहम मक़ासद भी शामिल हैं। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि मदद बिल्कुल सही लोगों तक पहुंचे। चलें तो इस सारी गुफ्तगू को आखिर में समेटते हैं और देखते हैं कि इसकी सबसे बुनियादी बातें क्या हैं जो याद रखनी चाहिए। मुख्तसरन ये कि ज़कात सिर्फ समाजी बहबूद का निज़ाम नहीं, ये एक लाजमी इबादत है। दूसरी बात, ये सिर्फ उस इजाफी दौलत पर है जो निसाब से ऊपर हो और पूरा साल आपके पास रहे। तीसरी, इसका हिसाब हर असासे के लिए मुकर्ररा शरहों से होता है। और आखिर में इसे 8 मखसूस ग्रोहों में तकसीम किया जाता है जो एक मुकम्मल समाजी व माशी चक्कर को पूरा करता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जब इबादत और माइशत को इस तरह से जोड़ दिया जाए तो मुआशरे पे इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, ज़कात सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक रूहानी अमल भी है जो दौलत को चंद हाथों में इकट्ठा होने से रोकता है, उसे मुआशरे में गर्दिश में रखता है और सबसे बढ़कर हमदर्दी और एक दूसरे की जिम्मेदारी के एहसास को मजबूत करता है।